नमस्कार दोस्तों, सरल संस्कृत व्याकरण चैनल में मैं अरुण पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आज एक अच्छा दिन मिला तो मैं सोचा कि चलो कुछ नया करते हैं। और नए करने में मैं आप सबके लिए एक अद्भुत विषय लेके आया हूं। इस विषय में आप अध्ययन भी करेंगे, थोड़ा उपहास भी होगा, आनंदपूर्वक यह विषय अध्ययन करने लायक है। जैसा कि आप सब टाइटल देख पा रहे होंगे, मेट परीक्षा क्या है और कैसे इसे पास करें। इस वीडियो में मैं आप सबको 2-3 चीज़ें बताऊंगा। एक तो पहले के समय में हमारे भारत में क्या परंपराएं चलती थी, उन परंपराओं के विषय में 1-2 आख्यानों को सुनाऊंगा और एक अद्भुत विषय पढ़ाऊंगा पूरे शब्दशः प्रक्रिया के साथ। आप सब जानते होंगे कि पहले के समय में साधारण व्यक्ति भी संस्कृत बोलता था, संस्कृत व्याकरण का अद्भुत विद्वान हुआ करता था। साधारण से साधारण व्यक्ति भी व्याकरण का अच्छा ज्ञाता हुआ करता था। उसी क्रम में विवाह का भी कार्यक्रम जो होता था, आप सब ये ध्यान दीजिएगा, टाइटल से अलग नहीं जा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है, अभी रखे रहें सस्पेंस। ये मेट परीक्षा क्या है। विवाह भी होता था लोगों का, तो एक विशेष प्रकार की परीक्षा होती थी, वही परीक्षा है मेट परीक्षा, जिसको आजकल आप सब नेट, टेट, पेट, सीटेट ऐसे तमाम परीक्षाएं देते हैं। उन परीक्षाओं में एक और परीक्षा जोड़ दीजिए जो आपके भविष्य के लिए अच्छी हो सकती है, वो परीक्षा है मेट। ये मेट परीक्षा अब आजकल नहीं होती, पर पहले हुआ करती थी, मैरिज एलिजिबिलिटी टेस्ट। विवाह के लिए वही व्यक्ति योग्य होता था जिसको संस्कृत व्याकरण का ज्ञान होता था। तो इसी में थोड़ा हास्यपूर्वक मैं कुछ विषय आप सबके पास लेके आया हूँ। पहले के समय में शायद आप सबने सुना होगा कि एक व्यक्ति अगर विद्वान नहीं है तो उसका उपहास हो जाया करता था। एक छोटी सी कहानी आप सबको याद दिलाऊं तो एक राजा और एक रानी नदी क्या अपने राजमहल के पास में ही जो स्विमिंग पूल उनका बना हुआ रहता है, उसी में स्नान कर रहे थे, एक दूसरे को जल क्रीड़ा कर रहे थे, एक दूसरे को जल से मार रहे थे। तो रानी जो थी, उन्होंने व्याकरण का अध्ययन किया हुआ था। उन्होंने कहा मोदकैस्ताड़य, मोदकैस्ताड़य। इसका तात्पर्य व्याकरणानभिज्ञ राजा नहीं समझ पाया, क्योंकि व्याकरण नहीं जानता था। मोदकई का उसने माँ उदकई ये संधि विच्छेद नहीं किया। उस रानी ने कहा था माँ उदकई ताड़य, यानी मोदकई ताड़य, जल से मत मारो, यह तात्पर्य था। पर राजा तुरंत उस स्विमिंग पूल से बाहर निकला और कहा रानी की इच्छा हुई है कि मोदकई ताड़य मतलब लड्डू से मारो। तो वो तुरंत आदेश देता है, एक पसेरी भर का लड्डू लाया जाता है और फिर उसी से फेंक फेंक के मारने लगता है। ये एक उपहास पात्र बन जाता है अगर व्याकरण शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो। और दूसरी एक छोटी सी कहानी शायद आप सबने एक सुना होगा, यस्य षष्ठी चतुर्थी स्याद् विहस्य च विहाय च अहम यस्य द्वितीया स्याद् द्वितीया स्याम अहम कथम। एक छोटी सी कहानी ये भी है कि एक व्यक्ति को पता था कि अगर हम व्याकरण नहीं जानते हैं तो हमारा विवाह नहीं होगा, इसलिए उसने थोड़ा बहुत शब्द रूप इत्यादि तैयार कर लिए। तो राम शब्द के शब्द रूप तैयार कर लिया था, रामः रामो रामाः रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामैः, ऐसे सब तरह सब शब्द चलते हैं। उसके गुरु ने पढ़ा दिया होगा, बालकाः बालकौ बालकाः, ऐसे इसी तरह चलता है। तो गया मेट परीक्षा देने, मैरिज एलिजिबिलिटी टेस्ट। वहाँ पर जो जिससे उसका विवाह होने वाला था, उस कन्या ने कुछ इससे प्रश्न पूछे। अच्छा चलिए आप बताइए, विहस्य शब्द का परिचय दे दीजिए। विहस्य, तो आप जानते हैं कि विहस्य वि उपसर्ग हस धातु से लेप प्रत्यय लगकर बनता है, परंतु वह जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने थोड़ा सा राम शब्द का रूप याद कर लिया था, तो रामस्य की तरह विहस्य भी है, तो उसने कहा षष्ठी विभक्ति है। आहा, अच्छा ठीक है। विहाय क्या है? विहाय भी ओहाक त्यागे धातु से वी उपसर्ग लगाकर और लेप प्रत्यय लगकर बना है, तो विहाय भी उसी तरह का है। और इसको रामाय की तरह विहाय चतुर्थी लग गया। अच्छा ठीक है। अहम शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो रामम की तरह उसने द्वितीया बता दिया। तो वह कन्या क्या कहती है, यस्य षष्ठी चतुर्थी स्यात् विहस्य च विहाय च, जिसके लिए विहस्य च और विहाय च, यानी विहस्य और विहाय ये षष्ठी और चतुर्थी हो जाती है। अहम यस्य द्वितीया स्यात्,
जिसका अहम शब्द द्वितीया विभक्ति बन जाती है, द्वितीया श्याम अहम कथम, उसकी द्वितीया, उसकी धर्मचारिणी, उसकी धर्मपत्नी मैं कैसे हो सकती हूँ। तो ऐसे एक प्रकार का टेस्ट हुआ करता था। एक और उक्ति आप सबने सुनी होगी शायद कि अजर्घा यो न जानात्यचीकमत, बर्बरी यो न जानाति तस्मै कन्या न दीयते। 3 शब्द के रूप हैं अजर्घा, बर्बरी, अचीकमत। इन 3 शब्दों के रूप को जो सिद्ध करना प्रक्रियागत अंश को नहीं जानता है, उसका विवाह नहीं होता था, उसको कन्या नहीं दी जाती थी। पहले के समय में यह परंपरा थी। अब आजकल ये नहीं है। आजकल आप व्याकरण जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं, बस सरकारी नौकरी है तो आपको कन्या आसानी से मिल जाती है। पर पहले के समय में ऐसा होता था। तो मैं सोचा, एक व्यक्ति ने मुझसे कल प्रश्न पूछा था कि अजर्घा कैसे शब्द बनता है, ये अचीकमत कैसे बनता है। तो मैं सोचा कि एक बार बनाकर वीडियो यहाँ डाल देता हूँ, जिससे जिसको भी देखना हो, जिसको भी उसकी पूरी प्रक्रिया को शब्दशः समझना हो, वो उस वीडियो को देखकर विधिवत समझ सके। तो उस MET परीक्षा को कैसे पास करें, उसमें 3-4 एलिजिबिलिटी हुआ करती थी। एक अजर्घा शब्द के रूप आपको आने चाहिए, बर्बरी शब्द के रूप आपको आने चाहिए, कैसे बने हैं, किस तरह की प्रक्रिया चली है, कौन कौन से सूत्र लगे हैं, उन नियमों का क्या तात्पर्य है, अचीकमत कैसे बनता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो एक वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, इसलिए केवल अजर्घा एक शब्द को, ये पहला पार्ट है, इसमें अजर्घा शब्द की सिद्धि हम आप सबको करके दिखाएंगे। उसमें कौन कौन से सूत्र लगते हैं, क्या उसकी प्रक्रिया है, उसको जानते हैं। तो आगे चलते हैं। अजर्घा रूप की सिद्धि इसमें देखेंगे। अजर्घा, ये देखने में लगता होगा कि ये क्या है, लेकिन ये गृधु अभिकांक्षायाम धातु से, ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये यंग लुक में बनता है। यंग लुक प्रकरण है, उसमें बनता है। कैसे बनता है, एक एक प्रक्रिया को देख लेते हैं। तो गृधु अभिकांक्षायाम, यह एक दिवादि गणीय धातु है। इस दिवादि गणीय धातु गृधु अभिकांक्षायाम में जो ऊ है, ऊ ये अनुनासिक है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर। गृधु यह अनुनासिक दिखाई पड़ रहा होगा। यह अनुनासिक जो है उसकी उपदेशे जनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाती है, ये सूत्र आपको दिख रहा होगा। और फिर उसका तस्य लोपः से लोप हो जाता है। जिसकी भी उपदेश अवस्था में जो भी अनुनासिक स्वर वर्ण होता है, ये यहाँ देख लेंगे चंद्रबिंदु लगी दिख रही है, तो ये अनुनासिक स्वर वर्ण है। इसकी उपदेशे जनुनासिक इत से इत संज्ञा होगी और तस्य लोपः कहेगा कि जो भी इत संज्ञक है उसका लोप होता है। इस नियम के आधार पर इस ऊ का लोप हो जाएगा, तो गृधु धातु बचेगा, केवल गृध, ध ढकारांत बचा। अब इसमें भी गृध धातु जो है, यह आप देख पा रहे होंगे कि गृध धातु का पहला वर्ण ग है, जो कि व्यंजन है, और इसमें केवल एक ही स्वर वर्ण है गृध धातु में, ऋ। तो अगर अभिकांक्षा करना यह एक बार है, पर बार बार कोई अभिकांक्षा करता है यह कहना है, तो पुनः पुनः यह न कहकर यंग प्रत्यय लगा दिया जाता है। यह संस्कृत व्याकरण में एक विशेष प्रक्रिया है। तो यंग प्रत्यय किस अर्थ में लगता है, क्रिया समभिहार अर्थ में। कोई एक ही क्रिया यदि बार बार हो रही हो, उस अर्थ में धातु के बाद यंग प्रत्यय लगा दिया जाता है। जैसे पुनः पुनः पठता है, कोई व्यक्ति है जो पुनः पुनः पढ़ता है, तो पा पठ्यते। पुनः पुनः हंसता है, तो जा हस्यते, ऐसे होता है। पुनः पुनः जाता है तो जंगम्यते, है ना। पुनः पुनः आक्रमण करता है तो आचंक्रम्यते, ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाएं बनती है। तो ये यंग प्रत्यय लगकर बनता है। अब यंग प्रत्यय का तात्पर्य क्या है, क्रिया समभिहार, एक ही क्रिया का बार बार होना। तो पर यह जो यंग प्रत्यय सभी क्रियाओं के साथ नहीं जुड़ता। शर्त यह है कि वह धातु एकाच होनी चाहिए। एकाच यानी उस धातु में एक ही स्वर वर्ण का प्रयोग होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं गृध धातु में एक ही स्वर वर्ण है। मैं एक एक को खोल के बताऊंगा, सब कुछ स्पष्ट बताऊंगा कि जिसमें आपको कोई संदेह न रहे। धातु एकाचः, एक स्वर वर्ण वाला धातु होना चाहिए। तो गृध धातु में एक ही स्वर वर्ण है। अच्छा, दूसरा शर्त भी है हलादेह, उसका वह धातु में एक ही स्वर वर्ण हो। इसका मतलब
केवल ऐसे ही नहीं, इण धातु हो तो ई, ऐसा नहीं चलेगा। उस धातु का पहला वर्ण स्वर वर्ण नहीं होना चाहिए, हल होना चाहिए। हलादेह, हल आदिर यस्य सह हलादि, जिसका पहला वर्ण हल है वह हलादि कहलाएगा। यहाँ देख लीजिए, गृध धातु का पहला वर्ण ग हल है, व्यंजन है ना, तो यह धातु एकाच भी है, यह धातु हलादि भी है। ऐसी धातु से क्रिया समभिहार अर्थ यानी एक ही क्रिया का बार बार होना, इस अर्थ में यंग प्रत्यय लग जाएगा। ठीक है, तो गृध धातु से हमने यंग प्रत्यय जोड़ दिया। अब यंग प्रत्यय जुड़ने के बाद दो तरह की प्रक्रिया होती है। यंग प्रत्यय लगा रहता है, कभी कभी बचता है, तो यंग प्रत्यय जब बचता है तो उसकी प्रक्रिया अलग हो जाती है, फिर संयंगो इत्यादि से द्वित्व होता है, गुणो यंग लुको इत्यादि प्रक्रियाएं लगती हैं। परंतु कभी कभी यंग प्रत्यय का लुप भी हो जाया करता है, यानी यंग प्रत्यय आया वह प्रत्यय लुप्त हो जाता है। प्रत्यय लुप्त हो जाता है पर वह प्रत्यय अपना अर्थ छोड़ जाता है ना। वह सूत्र कौन सा? यंगोचिच। यंगोचिच क्या कहता है? यंगः लुक भवति अचि प्रत्यये च, यानी यंग प्रत्यय के तुरंत बाद अच प्रत्यय हो तो भी, च का मतलब होता है भी, तो भी यंग प्रत्यय का लुक हो जाता है। यानी अच प्रत्यय हो अथवा अच प्रत्यय न हो, दोनों परिस्थितियों में बिना किसी निमित्त के आप यंग प्रत्यय का लुक कर सकते हैं। इसलिए भू धातु से जब यंग करते हैं तो यंग करके आप बो भूयते रूप भी बनाते हैं, और यंग का लुक करके बो भोति बो भवीति ऐसे दो रूप बनाते हैं। यंगवा नियम लग जाता है, विकल्प से ईट आगम होकर, तो बो भोति भी बनता है, बो भवीति भी बनता है। यंग प्रत्यय में ही, यंग लुक में, वह यंगोचिच से बिना किसी निमित्त के यंग प्रत्यय का लुक होना संभव है। यंग प्रत्यय के तुरंत बाद अच प्रत्यय हो अथवा कुछ भी ना हो तो यंगोचिच से उसका लुक हो जाता है। ठीक है, उस यंगोचिच से हमने यंग का लुक कर दिया, यंग गायब हो गया, फिर से गृध बेचारा गृध ही बचा। अब भाई यंग प्रत्यय लगा हो अथवा लुप्त हुआ हो, प्रत्यय का लुप हुआ है, प्रत्यय गायब हुआ है, फिर भी वह प्रत्यय वहाँ है क्योंकि उसका अर्थ है, ऐसा मान करके संयंगोह यह सूत्र लग जाएगा। यह कहता है धातु के तुरंत बाद यदि सन अथवा यंग प्रत्यय हो, सन अथवा यंग, सन होता है इच्छा अर्थ वाला, यंग होता है क्रिया समभिहार यानी किसी क्रिया का पुनः पुनः होना अर्थ वाला। सन प्रत्यय अथवा यंग प्रत्यय तुरंत बाद में हो तो धातु को द्वित्व हो जाता है, धातु डबल हो जाता है। देखिए गृध था, गृध गृध हो गया। ठीक है, अब कहीं भी मैं थोड़ा संक्षिप्त में किया हूँ, कुछ कुछ सूत्रों को नहीं लगाया हूँ, पर उन सूत्रों को संस्मरण के लिए बता दूंगा आपको। यहाँ कुछ और विशेष बात यह है कि पहला यह जो गृध दिखाई पड़ रहा है आपको, कहीं भी संपूर्ण व्याकरण की प्रक्रिया में इतनी बात आप अवश्य ध्यान रखिएगा कि कहीं भी यदि द्वित्व हुआ है, डबल है, तो डबल में जो पहला वाला है उसको अभ्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभ्यास। कौन सा नियम है? पूर्वोभ्यासः। तो उस नियम के आधार पर पहला वाला गृध जिसे मैंने हाईलाइट कर रखा है, वह पहला वाला गृध क्या हो जाएगा? यह पहला वाला गृध अभ्यास हो जाएगा। इस पहले वाले गृध को अभ्यास कहा जाएगा, यह है अभ्यास। अब हलादि ही शेषः नियम क्या कहता है कि अभ्यासस्य आदिर हल शिष्यते अन्ये हलः लुप्यन्ते। अभ्यास का केवल पहला व्यंजन वर्ण बचता है, अन्य जो कोई भी व्यंजन वर्ण अभ्यास में है वो सभी व्यंजन वर्ण लुप्त हो जाते हैं। उस नियम के आधार पर अभ्यास में ग, रि, ध इन तीन वर्णों में दो व्यंजन थे, ग और ध, उसमें केवल पहला व्यंजन वर्ण ग बचेगा, ध लुप्त हो जाएगा। अभ्यास का केवल पहला वर्ण हलादि, आदि हल, पहला व्यंजन वर्ण शेष वही बचता है और व्यंजन वर्ण लुप्त हो जाते। तो उस नियम के आधार पर हमने ध को लोप कर दिया, केवल बचा अब गृ गृ ध। गुणों यंग लुको क्या कहता है? अभ्यास के यंग अथवा यंग का लुक हुआ हो, यंग प्रत्यय हो अथवा यंग का लुक हुआ हो, तो अभ्यास में जो आने वाला ई उ रिल रि है उसको गुण हो जाता है। अभ्यास में यहाँ रि आ रहा है उसको गुण हो जाएगा, तो रि को गुण होता है। गुण क्या कहलाता है? अ, ए, ओ, यही तीनों गुण हैं, तो गुण के रूप में अ आने लगेगा, तभी उरण रपरहा सूत्र कहेगा कि भाई रि के स्थान पर अ, ई, उ कुछ भी हो रहा हो वह रपर होकर आता है, यानी उसके तुरंत बाद र जुड़कर आता है।
तो इस नियम के आधार पर अ तो हुआ गुण होकर, री के स्थान पे गुण होकर अ हो गया, पर वह रपर उसके तुरंत बाद में र जुड़ गया तो अर हो गया, गर गृध ये हो गया, गर गृध। फिर से हलादि शेषा लग जाएगा भाई, क्योंकि अभ्यास में केवल एक ही व्यंजन वर्ण बचता है, बाकी सभी व्यंजन वर्ण लुप्त हो जाते हैं। तो हलादि शेषा फिर से हमने लगा दिया, तो फिर से बचा ग, ग गृध, है ना, ये बाद वाला व्यंजन वर्ण लुप्त हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे ग गृध था, यहाँ तक आपने देखा था ग गृध। आगे देखिएगा ग रुक गृध, ये रुक रोक रहा है, कह रहा है रुक, ये रुक मतलब वो रुकने के लिए नहीं कह रहा है। एक सूत्र है रुग्रिकौ च लुकी, रुग्रिकौ च लुकी, यह सूत्र क्या कहता है, रुक और रिक आपको दिखाई पड़ रहे होंगे इस सूत्र में। क्या दिखाई पड़ रहा है इस सूत्र में, आपको रुक और रिक दिखाई पड़ रहे होंगे, है ना। रुक रिकौ, ये रुक रिकौ में आप कोई हो सकता है कि ऐसा कहे कि यहाँ पर हमको रुक नहीं दिखाई पड़ रहा, रुग दिखाई पड़ रहा है। तो भाई वो संधि के नियम के कारण जस्त होकर ग हो गया है, पर मूलतः तो रुक ही है ना। तो यहाँ क्या कहते हैं, धातु यदि ऋदुपद हो, ऋदुपद मतलब जिस धातु की उपधा में री हो, री देख लीजिए, सेकेंड लास्ट वर्ण के रूप में री हो, है ना, अंतिम वर्ण ध, सेकेंड लास्ट वर्ण री, जिसमें ऐसा हो, ऐसी ऋदुपद धातु के अभ्यास को रुक आगम होता है। क्या आगम होता है, रुक। और रिक भी आगम होता है, रिक भी कहीं कहीं होता है नरी नरती, नर नरती, है ना, नरी नरती नर नरती, ऐसा होता है, दो दो रूप बनता है। रिक आगम होगा तो नरी नरती, और रुक होगा तो नर नरती, ठीक है। तो यहाँ पर रुग रिकौ से हमने रिक ना करके रुक किया, जब रुक करेंगे तभी अजर्घा बनेगा, तो इसलिए हम केवल वही वाली प्रक्रिया अभी आपको बता रहे हैं। रुग रिकौ चलुकी, इस सूत्र से रुक आगम हो गया, किसको, अभ्यास को। अभ्यास कौन है, ग, यह जो ग दिखाई पड़ रहा है यह अभ्यास है, इस अभ्यास को रुक आगम हुआ, तो रुक आगम अभ्यास को हुआ तो पहले जुड़ना चाहिए, ऐसा आप कहेंगे नहीं, यह रुक आगम में क जुड़ा हुआ है, कित है, क की संज्ञा हुई है। आद्यंतौ टकितौ, यह एक नियम है, यह नियम कहेगा कि भाई टित और कित जो आगम होते हैं वह क्रमशः आदि और अंत में होते हैं। टित आगम आदि में, अट इट नुट इत्यादि जो होते हैं ट की संज्ञा वाले आगम वह पहले जुड़ते हैं। नुक रुक रिक ये सब जो होते हैं क की संज्ञा वाले वो सारे आगम अंत में जुड़ते हैं। तो जिसको आगम हुआ है ग को, उसके बाद में जुड़ जाएगा रुक, ग रुक गृध, ये रुग रिकौ च लुकी, यह नियम लगता है। लुकी मतलब क्या, यंग का लुक हुआ हो तो, ऐसा नियम लगता है। अब भाई रुक में हलंत्यम और हलन, इतना माथा पच्ची है, इतना नियम लगाना पड़ रहा है, इसीलिए लोग पक जाते हैं, इसीलिए लोग याद नहीं रख पाते हैं। भाई मैरिज एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, इतने ऐसे साधारण विवाह तो हो नहीं जाता है, बहुत लंबी प्रक्रिया, बहुत इसमें बहुत प्रश्न उत्तर हो सकते हैं। यदि कोई बैठे इसी प्रक्रिया पर ही प्रश्न उत्तर करता जाए, यहाँ पर यही नियम क्यों लगा, यही नियम क्यों नहीं लगा, तो पूरा दिन बीत जाए। ऐसी प्रक्रिया है, इसकी इतनी लंबी प्रक्रिया है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ रुक आगम हुआ, रुक आगम के लिए रुग रिकौ च लुकी, यह सूत्र लग जाएगा। रुक और रिक आगम होता है, लुक अगर हुआ हो यंग का तो अभ्यास को होता है, ठीक है। अब रुक आगम अभ्यास को हुआ तो बाद में ही क्यों जुड़ा, उसके लिए आपको आद्यंतौ टकितौ यह परिभाषा ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब रुक में से क की हलंत्यम से इत संज्ञा हुई, तस्य लोपः से लोप हो गया। रुक में जो ऊ है वह उच्चारण के लिए है, उसकी भूग उद्देश्य जनुनासिक इत से इत संज्ञा होकर तस्य लोपः से लोप हो जाएगा। तो ऊ और क दोनों चल बसेंगे, केवल र बचेगा, तो फिर वैसे हो गया गर गृध, गर गृध। अब एक नियम है कुहोश्च, बहुत प्रसिद्ध नियम है, इसको ध्यान रखिएगा। अभ्यास में कहीं भी कु यानी कवर्ग आता है अथवा ह आता है, कु यानी कवर्ग अथवा ह ये दोनों आते हैं कहीं भी अभ्यास में पहले वर्ण के रूप में, तो उनके स्थान पे चुह यानी चवर्ग हो जाता है। कवर्ग के स्थान पे चवर्ग, क के स्थान पे च, ख के स्थान पे छ, ग के स्थान पे ज, घ के स्थान पे झ, और फिर उसके बाद ङ के स्थान पे य,
कवर्ग के स्थान पे चवर्ग, उसी क्रम में, पहले के स्थान पे पहला, दूसरे के स्थान पे दूसरा, ऐसे हो जाएगा। ह के स्थान पे भी चवर्ग होता है, तो ह के स्थान पे अगर हम अब बाह्य प्रयत्न के आधार पर आंतरतम में देखेंगे तो ह महाप्राण है और चवर्ग में 2 ही महाप्राण हैं, छ और झ। ह है संवारनाद घोष, उस और छ और झ में केवल झ ही है संवारनाद घोष, इसलिए ह के स्थान पे होगा जब भी तो झ हो जाएगा। ये कुहोस चूह नियम क्या कहता है, अभ्यास में आने वाले कवर्ग के स्थान पे चवर्ग उसी क्रम में हो जाता है तथा ह के स्थान पे चवर्ग का झ हो जाता है। यह कुहोस चूह का नियम है। तो इस नियम के आधार पर अभ्यास में यहाँ कवर्ग आ रहा है ग, उसके स्थान पे चवर्ग, उसी कवर्ग का तीसरा वर्ण यह है तो चवर्ग का तीसरा वर्ण ज हो गया। तो जर गृध जोड़ के हमने लिख दिया है हलस्योपरि गच्छति, है ना। रेफ की 3 प्रकार की गति होती है। जो र आधा होता है, यह अगर तुरंत बाद में स्वर वर्ण आता है तो अचम दृष्ट्वा ह्यधो याति, स्वर को देख करके नीचे चला जाता है। और अगर तुरंत बाद में व्यंजन आता है तो हलस्योपरि गच्छति, हलस्योपरि गच्छति, हल के ऊपर चला जाता है ना। तो ऊपर चला गया, संयोग हो गया। जर गृध, अब फिर इस जरगृध यह जो धातु बना यंग लुक प्रत्ययांत धातु, यंग प्रत्यय लगकर उसका लुक होने के बाद यह जरगृध धातु बना। सनाद्यंता धातव, यह कहता है सन इत्यादि प्रत्यय, सन, क्यच, काम्यच, क्यंग, क्यश, यंग, ऐसे 12 प्रत्यय हैं, मतलब उसमें आचार अर्थ वाला क्विप भी है। यक, आय, इयग, अणिंग, इयंग है, हाँ अणिंग है, ऐसे 12 प्रत्यय हैं सन इत्यादि। वो सन इत्यादि प्रत्यय लगकर जो भी शब्द बनता है वो शब्द धातु कहलाता है। तो जरगृध सन इत्यादि प्रत्ययों में यंग प्रत्यय है, वो यंग प्रत्यय लगकर बना है, इसलिए सनाद्यंत है। सन इत्यादि प्रत्ययों में से एक प्रत्यय लगकर बना है, इसलिए सनाद्यंत होने के कारण सनाद्यंता धातुः से यह जरगृध धातु बन गया। और धातु जो भी बन जाता है उससे धातु से हम अलग अलग काल की विवक्षा में, अलग अलग अर्थों की विवक्षा में अलग अलग लकार लगाते हैं। लट, लिट, लुट, लेट, लोट, लंग, विधिलिंग, आशीर्लिंग, लुंग, लिंग, ऐसे सब लकार लगाते हैं उसमें। तो यहाँ पर हम अनद्यतन भूतकाल अर्थ में, अनद्यतन मतलब ऐसा भूतकाल जो भूतकाल आज का ना हो। जैसे आज सुबह हमने पूजा की, यह ऐसा कहना है, संध्या वंदन किया, यह कहना है, तो हम लंग लकार का प्रयोग नहीं कर सकते। हम लंग लकार का प्रयोग कब कर सकते हैं, जब आज का भूतकाल ना हो। आज से पहले का, कल का या 10 साल पहले का, 100 साल पहले का, चाहे जितने दिन पहले का हो, आज का ना होना चाहिए। आज से पहले का किसी भी दिन का भूतकाल हो। ऐसे भूतकाल अर्थ में अनद्यतने लंग सूत्र से लंग प्रत्यय हो जाएगा। लंग प्रत्यय हमने जोड़ दिया, ठीक है। कहाँ जोड़ा, जरगृध धातु से। किस अर्थ में, अनद्यतन भूतकाल अर्थ में, ठीक है। ऐसा भूतकाल जो अद्यतन नहीं है, अनद्यतन है। अब जहाँ भी लंग प्रत्यय जुड़ता है, उस लंग प्रत्यय हो, चाहे लुंग हो, चाहे लृंग हो, लुंग, लंग, लृंग, ये 3 जुड़े हों तो धातु को अट आगम हो जाता है। वह अट आगम उदात्त होता है। लुंग, लंग, लृंग षड उदात्त है। आप धातु के रूपों को देखेंगे तो 3 लकार के रूप ऐसे होते हैं जिनमें धातु के पहले अ जुड़ जाया करता है। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, सामान्यतः गम धातु का। अपठत, अपठताम, अपठन, ये लंग का है। लुंग का अभूत, अभूताम, अभूवन, अगमत, अगमताम, अगमन, अपाठित, अपाठिष्टाम, अपाठिषुः, ऐसा अ जुड़ जाता है ना लुंग में। लृंग में भी अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन, अपठिष्यत, अपठिष्यताम, अपठिष्यन, है ना। ऐसे तो अ अगमा जुड़ जा रहा है। वह अ क्या है, अट आगम का है। इन्हीं 3 लकारों में, लुंग, लंग, लृंग, इन तीनों लकारों में धातु से पहले अ जुड़ जाता है, वह अट आगम होता है। अट आगम उदात्त होता है, ठीक है। तो इस नियम के आधार पर हमने धातु से पहले अट आगम कर दिया। धातु है जरगृध, लंग लकार है, तो उससे पहले हमने अट आगम कर दिया। अट में से ट की हलंत्यम कोई भी हो, धातु हो, सूत्र हो, गण हो, औणादि हो, दाच्य हो, लिंगानुशासन हो, आगम हो, प्रत्यय हो, आदेश हो, सब कुछ उपदेश है। अट आगम है, यह उपदेश है। उपदेश है तो उपदेशे अवस्था में, उपदेश अवस्था में जो अंतिम व्यंजन वर्ण होता है ट, वह अंतिम वर्ण व्यंजन वर्ण हल अंतिम से इत संज्ञक हो जाता है और तस्य लोपा से लोप हो जाता है उसका। तो ट की इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हुआ। वो सूत्र हमने नहीं लिखा है, सब कुछ स्टेप ए बाई स्टेप पूरा लिखते तो काफ़ी सूत्र लग जाते इसमें। फिर लंग लकार जो होता है ना, उस लंग के स्थान पर और काफ़ी नियम लगते हैं, बहुत सारे नियम लगते हैं। सामान्यतः लह कर्मणि च भावे च कर्म के थे नियम से वो यहाँ पर हमने कर्तरी अर्थ में यह ल
किया है लंग लकार, कर्तरी अर्थ में, अनद्यतन लंग भूतकाल अर्थ में। अब यह जो लंग हुआ है उस क्या कहते हैं, लह परस्मई पदम, तंगानावात तने पदम, और शेषाद कर्तरी परस्मई पदम लगेगा यहाँ पर, शेषाद कर्तरी परस्मई पदम। तो यह कर्तरी अर्थ में है, इसलिए परस्मई पद लगकर परस्मई पद का प्रत्यय लगेगा। ठीक, तो परस्मई पद संज्ञक कौन से प्रत्यय हैं? परस्मई पद संज्ञक तिप्तसी, सिप्तस्थ, विपुवस्मस, इतने 9 प्रत्यय हैं। हमें मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगाना है तो सिप प्रत्यय लगाएंगे, गच्छसी में जो लगाते हैं सिप, सिप तिप्तसी, सिप्तस्थ, विपुवस्मस में ये सिप प्रत्यय है। ये सिप प्रत्यय जब हमने जोड़ दिया धातु के बाद तो अ जरगृध सिप ऐसा हुआ। ठीक, सिप में प की हलंतम से इत संज्ञा हो जाएगी। भाई कोई भी प्रत्यय हो, आगम हो, कुछ भी हो, अगर अंतिम वर्ण व्यंजन है, हलंत है, तो उसकी हलंतम से इत संज्ञा होगी, तस्य लोपा से लोप होगा। तो तस्य लोपा से लोप भी कर दिया प की। इतश्च एक नियम है। इतश्च नियम क्या कहता है कि धातु नहीं, गीत लकारों में प्रत्यय के अंतिम वर्ण ई का लोप हो जाता है। गीत लकार यानी लंग हो, विधिलिंग हो, आशीर्लिंग हो, लुंग हो, लृंग हो, जिसमें ङ सुनाई पड़ रहा है, लंग, लिंग, लुंग, लृंग, ये सब है ना, ङ की संज्ञा वाले लकार हों तो उसमें आने वाले प्रत्यय के अंतिम वर्ण ई का डायरेक्टली लोप हो जाता है। अभवत तिप प्रत्यय है, तिप के ई का लोप हुआ, अभवत त आधा बचा, है ना। तो ऐसे यह इतश्च नियम लग जाएगा, तिप के अंतिम वर्ण ई का, सिप के अंतिम वर्ण ई का, और झी के अंतिम वर्ण ई का, ऐसे सभी प्रत्ययों के अंतिम वर्ण ई का लोप करता है यह नियम इतश्च। ठीक, कहाँ कहाँ पर? लंग, विधिलिंग, आशीर्लिंग, लुंग, लृंग, इन 5 लकारों में इतश्च नियम लग जाता है। ठीक है, इतश्च लगा दिया हमने, सिप के ई का भी लोप कर दिया, अजरगृध स बचा। इसके बाद आप देखेंगे तो अजरगृध शप, ये शप आएगा, कर्तरी शप। यहाँ पर आता बहुत कुछ है, बचता नहीं है, लगाना है भाई। पाणिनि जी के जो फॉर्मूले हैं, जो नियम हैं, वो नियम लगाने ही है, क्योंकि कहीं भी अपवाद नहीं होता है। ठीक, तो जहाँ जो नियम लग रहा है वहाँ वो नियम लगा देना है। तो अजरगृध शप सिप, शप क्या है? कर्तरी शप। धातु के बाद लगा हुआ प्रत्यय अगर कर्तरी अर्थ में है, ठीक, और धातु से कर्तृवाच्य में हुआ है प्रत्यय, और कर्तरी अर्थ में है, और प्रत्यय सार्वधातुक है, यानी तिप तस्जी सिप्तस्थ में से कोई है अथवा शीत प्रत्यय है, तो सार्वधातुक प्रत्यय हो, कर्तरी अर्थ में हो, तो उसके धातु और प्रत्यय के बीच में शप जुड़ जाया करता, विकर्ण प्रत्यय। तो हमने शप जोड़ दिया, कर्तरी शप, इस नियम के आधार पर। शप जुड़ा, शप में से लशक व तद्धिते और हलंत्यम नियम लग जाता है। लशक व तद्धिते, हलंत्यम प की संज्ञा कर देगा, तस्य लोपा से लोप कर देगा। लशक व तद्धिते समझा देते हैं। लशक व तद्धिते कहता है प्रत्यय का पहला वर्ण हो ल, श अथवा कु, कवर्ग। ठीक, ल, श अथवा कवर्ग यदि प्रत्यय के पहले वर्ण के रूप में आते हों और वह प्रत्यय अतद्धित हो, तो लशक व तद्धिते से उस प्रत्यय के पहले वर्ण ल, श और कवर्ग की संज्ञा होती है। तो यहाँ प्रत्यय का पहला वर्ण श है, उसकी संज्ञा हो जाएगी। श और प दोनों इत संज्ञा हुई, दोनों का तस्य लोपा से लोप हुआ, बचा केवल श और प के बीच वाला अ जरगृध अस। इसके बाद आगे देखिएगा, चरकरीतम च, यह सूत्र नहीं, यह गण सूत्र है। अदादि गण में एक सूत्र पाणिनि जी ने गण सूत्र बना दिया है, चरकरीतम च। ये चरकरीत क्या है? चरकरीत है यंगलुक, यंगलुक का सूचक है। ठीक, चरकरीत क्या है? यंगलुक का सूचक है। ठीक है, तो चरकरीतम च मतलब क्या हो गया? यंगलुक जो कुछ भी है, यानी जहाँ कुछ कहीं भी यंग का लुक हुआ है वह अदादि गण में गिना जाएगा। अदादि गण में गण के अंतर्गत ही एक सूत्र बना दिया पाणिनि जी ने, चरकरीतम च। तो यह गण सूत्र है, यानी चरकरीत जो है वह भी अदादि गण में आ जाएगा। तो चरकरीत यानी यंगलुक, यंग प्रत्यय का जहाँ लुक हुआ है वह भी अदादि गण का धातु मान लिया जाएगा, और अदादि गण का धातु यह जरगृध मान लिया जाएगा, क्योंकि चरकरीत है, यंगलुक है, यंग प्रत्यय का लुक हुआ है इसमें, तो यह अदादि गण का मान लिया जाएगा। तो अदादि गण के जो धातु होते हैं उनसे आने वाले शप प्रत्यय का अधिप्रभृतिभ्य शपा से लुक हो जाता है। तो शप भी आया बेचारा
चला गया। अधिप्रभृतिभ्य शपः से उसका भी लुक हो गया। अदादिगण की धातुओं से शप का लुक हो जाया करता है। तो भाई अजरगृध स बचा। ठीक, अब इसके बाद जरगृध में जो गृह में रि है उसका पुगंत लघुपधस्य च, इस नियम के आधार पर हम गुण कर देंगे। पुगंत लघुपधस्य च क्या कहता है? धातु के अंत में पुक आता हो, पुगंत हो। तो यहाँ तो पुक नहीं आ रहा है इसलिए पुगंत नहीं है, पर यह लघुपद है। लघुपद का क्या तात्पर्य है? जिसकी उपधा में आने वाला वर्ण लघु यानी ह्रस्व हो, ह्रस्वम लघु। उपधा में आने वाला वर्ण लघु हो तो यह लघुपद है। लघुपद है, उस लघुपद को अगर यही री जो है वह दीर्घ होता तो लघु नहीं रहता है ना, तो पुगंत लघुपद से नहीं लग पाता। लघुपद है इसलिए उसको गुण हो जाएगा। गृह में जो री है उसको गुण होकर अर हो जाएगा, वही उर्ण नरपरा के सहयोग से। तो जर गर ध, जर गर्द स, यह हो गया। सिप का स बचा है। अब एक नियम ध्यान दीजिएगा, हलन्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रक्तम हल। बहुत सुना हुआ चिर परिचित नियम होगा आप सबका। यह कहता है हल गी आप भ्यो, इसमें हल ध्यान दीजिएगा, अंतिम वर्ण हल हो अथवा गी, गी यानी गीप गीस गीन प्रत्यय हो, अथवा आप यानी टाप डाप जाप चाप, टाप डाप चाप ये प्रत्यय हो। यानी स्त्रीलिंग आ कारांत, स्त्रीलिंग ईकारांत शब्द हो अथवा हलंत शब्द हो, उसके बाद और अथवा वह जो गी आप हो वो तो दीर्घ होना चाहिए। हाँ, वो दीर्घात वाली बात ये केवल गी और आप में चल लगती है, हल में नहीं, क्योंकि हल तो दीर्घ होता नहीं है ना, व्यंजन वर्ण कहाँ दीर्घ होता। तो व्यंजन वर्ण अंत में हो, यहाँ ध देख लीजिए व्यंजन अंत में आ रहा है। उसके बाद आने वाले सु प्रत्यय, ती प्रत्यय और सी प्रत्यय का अपृक्त व्यंजन लुप्त हो जाता है। सु प्रत्यय, ती प्रत्यय और सी प्रत्यय, सी यानी सिप का अपृक्त, अपृक्त मतलब एक वर्ण वाला प्रत्यय। अब देख लीजिए इस सी में स बचा है, एक वर्ण बचा है, इसलिए यह अपृक्त है। अपृक्त एकाल प्रत्यय, एक वर्ण वाला प्रत्यय अपृक्त होता है। तो यह क्या कह रहे हैं? सु का अपृक्त हो, ती का अपृक्त हो अथवा सी का अपृक्त हो, व्यंजन हो, है ना, व्यंजन है, तो वह हलंत शब्द के बाद आने के बाद लुप्त हो जाता है। तो यह सी का अपृक्त था, वह लुप्त हो गया हलन्याभ्यो दीर्घात् सुति से प्रथम हल से। अब एक नियम लगेगा, एकाचो बशो भस झषन्तस्य ध्वोः। यह एकाचो बशो भस झषन्तस्य ध्वोः क्या कहता है? धातु एकाच हो, गृध धातु थी मूलतः, है ना, एक वर्ण वाली है ना, एक वर्ण वाली धातु थी। उसमें आने वाले बश, बश क्या है भाई? ब ग ड द, जब गड़दस सूत्र में है ना, आप ब ग ड द दिखाई पड़ रहा होगा, वो बश प्रत्याहार है। ब ग ड द, इतने वर्ण, चार वर्ण के स्थान पर भश हो जाता है। भश यानी भ घ ढ ध हो जाता है। तो ब ग ड द के स्थान पर भ घ ढ ध हो जाता है। तो यहाँ ग था, उस ग के स्थान पे घ हो जाएगा। ठीक, यदि धातु झषंत हो, झषंत यानी धातु का अंतिम वर्ण झष हो, ध देख लीजिए झष में आता है, झ भ घ ढ ध, ये झष है ना, झ भ घ ढ ध झष है, तो ध झष में आता है। झषंत धातु हो, एकाच एक स्वर वर्ण वाली धातु हो, झषंत धातु हो, उसके बश के स्थान पे भश हो जाता है। ठीक, भश यानी भ घ ढ ध हो जाता है। ठीक है, बश के स्थान पे, ब ग ड द के स्थान पे, तो ग के स्थान पे घ कर दिया इस नियम से। ये नियम कब लगता है? स्धोह। स्धोह का तात्पर्य स, सिप प्रत्यय हो तुरंत बाद में, अथवा ध्व यानी ध्वम प्रत्यय हो, तो ही यह नियम लगता है, स्धोह लगता है। ठीक, सिप अथवा सकार आदि प्रत्यय हो अथवा ध्वम प्रत्यय। ठीक है, अब इसके बाद स्धोह, ठीक, सकार आदि प्रत्यय अथवा धकार ध्वम प्रत्यय हो। ठीक है, आगे चलेगा, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर झलाम जशोन्ते, कहीं भी अंतिम वर्ण झल आता हो, झल यानी झ भ घ ढ ध, झल में 23-24 वर्ण आ जाते हैं, झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड द, ख फ छ ठ थ, च ट त, क प श ष श ह, इतने वर्ण झल में आते हैं, उसमें ध भी आ जाता है। कहीं भी अंतिम वर्ण झल हो तो उसके स्थान पे जश यानी उसी वर्ग का तीसरा वर्ण, जश यानी ज ब ग ड द, इतने वर्ण हैं, तो हर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, तो ध के स्थान पे द हो जाएगा, झलाम जशोन्ते नियम लगकर। अजर घर्द, अजर घर्द। ठीक, अब यह जो द है
उस द के स्थान पे नियम क्या लगेगा? दश्च। ठीक। अच्छा, झलाम जशोंते समझे हैं कि नहीं? भाई कोई भी वर्ण हो, वर्ग का पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो या चौथा हो, वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे इन सभी वर्णों के स्थान पर वर्ग का तीसरा वर्ण कहीं भी हो जा रहा है तो वह किसके आधार पर हुआ है? वह झलाम जसोंते के आधार पर हुआ है। ठीक है। तो अब ये दश्च क्या कहता है? किसी भी पद का अंतिम वर्ण द हो तो उसके स्थान पे रू हो जाता है। पद का अंतिम वर्ण द हो तो उसके स्थान पे रू हो जाता है। देख लीजिए, घर द था, वह उसका अंतिम वर्ण जो द था उसके स्थान पर रू हो गया। रू में से ऊ की उपदेश जनुनासिक ईद से ईद संज्ञा होती है, तस्लोपा से लोप हो जाता है। रू में से केवल र ही बचता है, तो अ जर घर र। ठीक। यहाँ घर में भी र है और रू का भी र है। दो र एक साथ कहीं भी आते हो तो रोरी सूत्र से पहले वाले र का लोप हो जाता है। रोरी कहता है संस्कृत जगत के किसी भी शब्द में दो र एक साथ नहीं आ सकते, दो रेफ एक साथ नहीं आ सकते, पहले रेफ का लोप हो जाता है। इस नियम के आधार पर हमने पहले रेफ र का लोप कर दिया तो अ जर घ र, ये वाला र बचा, अ जर घ र। कहीं भी अगर दो र में से पहले र का लोप हुआ हो, दो ढ में से पहले ढ का लोप हुआ हो, ढ अथवा र का लोप हुआ हो तो ढ्र लोपे, ढ अथवा र का लोप हुआ हो तो पूर्वस्य अणः दीर्घः, पहले उस के पूर्व में आने वाला जो अण यानी अ ई उ है उसको दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ अ ई उ में से कुछ आ रहा है, इस र के तुरंत पहले आ रहा है, अ ई उ में से अ आ रहा है, उसको दीर्घ हो जाएगा तो अजर घा र हो गया। इस र को आप र के तुरंत बाद कोई वर्ण नहीं है ना। आप अ के बाद देख रहे हैं ज है, ज के बाद अ है, अ के बाद घ है, अ के बाद र है, र के बाद घ है, घ के बाद आ है, आ के बाद फिर र है, पर इस र के बाद कोई वर्ण नहीं है। इसी को जो वर्ण नहीं है, जो खाली जगह है, जो विराम है, उसी को कहा जाता है विरामोवसानम। इस सूत्र से उसकी अवसान संज्ञा हो जाएगी। अवसान, वर्णानाम अभावो अवसान संज्ञा स्यात्, वर्णों का अभाव अवसान कहलाता है। यहाँ वर्णों का अभाव है तो यह अवसान है। अवसान है, र के तुरंत बाद अवसान हो अथवा र के तुरंत बाद खर हो। खर यानी खफ छठ थ चट त कप श श श इतने वर्ण हो, खर प्रत्याहार के वर्ण हो अथवा अवसान हो यानी वर्णों का अभाव हो तो र के स्थान पे विसर्जनीय है यानी विसर्ग हो जाया करता है। इस नियम के आधार पर हमने विसर्ग कर दिया तो अजरघाह बन गया। ठीक है, ये था अजरघाह की पूरी प्रक्रिया। यहाँ पूरे ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, सरल संस्कृत व्याकरण नाम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसकी पूरी प्रक्रिया। इसके सिद्धि के विषय में एक श्लोक भी मिलता है, गृधेर यलोपे लगिसे रिलोपे हल्यादि लोपे रपरे गुणे च भश भावजस्ते चरुरे फलोपे ढलोप दीर्घे च भवेद अजरघा। ये संक्षेप में क्या क्या काम हुआ वो बताया। गृध धातु से यंग प्रत्यय हुआ, उसका लोप हुआ, फिर लंग प्रत्यय लगा, उसमें सिप प्रत्यय लगा, फिर री का लोप हुआ, है ना। हल्यादि लोप हुआ, हल्यादि लोप यानी हल्याभ्यो दीर्घा श्रुति से प्रथम हल। फिर रपरे, रपर हुआ, रपर मतलब उरण रपरहा, गुण हुआ, रपर होकर गुण हुआ, गुण मतलब गुण और रपर एक साथ ही होता है। भश भाव हुआ, एकाचो भशो भश जसम तस्य धोह लगा, जस्त हुआ, झलाम जसोंते लगा, रू हुआ, उस रू हुआ मतलब 10 सूत्र से, रेफ लोप हुआ, रेफ लोप मतलब रोरी से रेफ का लोप हुआ, फिर ढलोपे दीर्घो, ढलोपे पूर्व से दीर्घोना से दीर्घ होकर विसर्ग होकर भवेद अजरघा, अजरघा बन जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया थी। आशा करता हूँ कि यह MET की पहली वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। तो आप सब भी इस ऐसे कुछ शब्दों की तैयारी करके रखें, ऐसी पूरी प्रक्रिया को समझ कर रखें। इसमें जो जो सूत्र लगे हैं उन सूत्रों को आप भी पुस्तकों में खोजकर, अष्टाध्यायी में खोजकर उनके अर्थों को लगाने का प्रयास करें, और वही सूत्र क्यों लगा और दूसरा क्यों नहीं लगा। ये यूट्यूब पर वीडियो में थोड़ा काफ़ी लंबा हो जाएगा, वैसे भी 40 मिनट के आसपास का वीडियो हो गया होगा, तो इसलिए ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। पूरा वीडियो यदि आप सबको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों तक इसको भेजें, और हमारे प्राचीन भारत में क्या परंपरा थी इसको उन सबको बताएं। धन्यवाद।